सीसी पैटर्न पढ़ा, और सीसी पैटर्न के बाद में फिर हमने पढ़ा जो है और भी कई सारे टाइप के, जैसे सीसी पैटर्न के अंदर एफए पढ़ा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसे पढ़ा समेटिव असेसमेंट, और उसके बाद में प्रणाम की चंद्रजीत जी, और एफए पढ़ा, ऐसे पढ़ा, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा, फिर हमने जो है उसमें क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट पढ़ा, हमने नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पढ़ा, फिर हमने दोनों को मिला करके जो टेस्ट बनाया गया, क्राइटेरिया एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट पढ़ा, फिर हमने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पढ़ा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या कुछ भी अगर आपके मन में हो तो आप पूछ लीजिए, आप क्लास की शुरुआत करें। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन ऑलवेज इवैल्यूएशन से आता है। देखिए आपको क्वेश्चन याद रखना, जैसे एक टीचिंग मेथड से ऑलवेज क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपका इवैल्यूएशन से आता है, एक टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। तो तीन एरिया तो बिल्कुल फिक्स है। बाकी एजुकेशन के और भी कई सारे डायमेंशन है, जैसे टीचर है, स्टूडेंट है, करिकुलम है, ये वेरियस डायमेंशन अलग अलग आते हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बताए ही गए हैं। बाकी आपने अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें आपको पता ही चल रहा है। कुछ नहीं पूछना है फिर स्टार्ट करें। नहीं पूछना है तो मैं ही पूछूं लूंगा आपसे। चलिए। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना सर? हाँ सर, करूंगी। ओके। तो ये हमारे जो थे, हमने पढ़ा था क्वालिटीज ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन टूल। कोई भी परीक्षण हो तो उसका अगर हम मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उस मूल्यांकन वाले जो परीक्षण है उसके लिए जो है वो कैसा, क्या होना चाहिए, कैसे क्वालिटीज होना चाहिए, क्या मेरिट्स होने चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो पढ़ा था कि वैलिड जो टूल है वो सब वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए और स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक तरह से कहा जाता है कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज परीक्षण होते हैं, जिनके मानक विकसित कर लिए जाते हैं, मानक मतलब जिनके नियम विकसित कर लिए, जिनके आधार बिंदु विकसित कर लिए जाते हैं, उनमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक, ऑब्जेक्टिविटी तो ना भी हो, जैसे कुछ कैसे क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो जो है फिर भी उनमें ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान रखा जाता है। तो अगर कोई टेस्ट स्टैंडर्डाइज है तब भी वो बाकी क्वालिटीज को फुलफिल कर रहा है। कहा जाता है जैसे कि कोई चीज रिलायबल है तो वैलिड है, वैलिड है तो रिलायबल, ये ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसमें है कि कोई चीज जो है अगर वैलिड है तो इसका मतलब वो रिलायबल भी है। कोई चीज रिलायबल है तो जरूरी नहीं वैलिड है। जैसे घड़ी की उदाहरण भी आता है, कई बार आया है कि जैसे घड़ी कहा जाए तो घड़ी अभी समय हो रहा है हमारा जितना भी 7:07 हो रहा है। तो 7:07 हो रहा है, कोई दो घड़ी लगाई गई, एक घड़ी जो है एग्जैक्ट टाइम बता रही है 7:07, और एक घड़ी बता रही है 8:07। तो दूसरी घड़ी क्या है, 8:07 बता रही है, एक घड़ी 7:07 बता रही है। तो इसका मतलब एक घड़ी क्या 60 मिनट या 1 आवर जो है वो फॉरवर्ड आगे चल रही है। जब ये वाली घड़ी, पहली घड़ी जो 7:07 बता रही है, वो 8:07 बताने लगी, तो दूसरी घड़ी जो 8:07 बता रही थी पहले, वो अब 8:07, 9:07 बताने लगी। तो क्या है, घड़ी पहली वाली बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट टाइम बता रही है जितना होना चाहिए। दूसरी वाली घड़ी बिल्कुल सही है, वो टाइम सिर्फ गलत बता रही है, यानी जब उसे 7:07 बताना चाहिए था तब वो 8:07 बता रही थी, जब 8:07 बताना होना चाहिए था तब वो 9:07 बता रही थी। तो ऐसे समय पे क्या है कि क्या घड़ी में गड़बड़ी है? घड़ी में कोई गड़बड़ी नहीं है, घड़ी बिल्कुल राइट है, सब कुछ है, घड़ी सही यानी मैकेनिकल रूप से सही चल रही है। लेकिन क्या है, टाइम जो उनके अनुसार सही नहीं है, उसका टाइम जो है वो आगे चल रहा है। तो ऐसे में क्या है, कहते हैं जो रिलायबल, रिलायबल होने का मतलब है कि जो मेजरमेंट किया जाए और फिर से रिजल्ट वही मापा जाए, अगर वही चीज आती है तो उसे रिलायबल कहते हैं। तो यहाँ घड़ी क्या है, रिलायबल है। यानी 60 मिनट्स का 1 आवर होता है तो 60 मिनट का 1 आवर होता है, वो एग्जैक्ट वही काम कर रही है, बस क्या आगे है।
सेकंड की सुई भी ठीक तरीके से चल रही है, मिनट की सुई भी ठीक तरीके से चल रही है, आवर्स की भी सुई जो है वो की ठीक तरीके से चल रही है, बस अंतर इतना है कि इसको 1 आवर्स वो फॉरवर्ड चल रही है। तो अब ये की चीज रिलायबल है, घड़ी किस लिए लाएगी, टाइम बताने के लिए लाएगी, तो टाइम बता रही है लेकिन क्या है, गलत है, टाइम गलत बता रही है, टाइम तो बता रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए घड़ी क्या है, रिलायबल है, वह वैलिड नहीं है। तो वैलिड होने के लिए क्या है कि अगर 7:07 हो रहा है तो उसे भी 7:07 बताना तो चाहिए। अगर वो घड़ी 7:07 बता रही है और जब 8:07 हुआ तो 8:07 बताने लगी, तो इस समय पे क्या है, वो घड़ी वैलिड है। तो जो चीज वैलिड होती है वो रिलायबल भी होती है। तो एक क्वेश्चन भी आता है, ये बताइए कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी में क्या संबंध है, तो आप कह सकते हैं कि जो चीज वैलिड होती है वो चीज रिलायबल ही होती है। जो चीज वैलिड नहीं है, जरूरी नहीं, जो चीज वैलिड नहीं है तो हो सकता है वैलिड ना हो लेकिन रिलायबल हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। कोई चीज रिलायबल हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो वैलिड हो। कोई वस्तु है, जैसे घड़ी का एग्जांपल दिया, तो घड़ी क्या रिलायबल है बट वैलिड नहीं है, लेकिन जो घड़ी पहले वाली वो वैलिड भी है, जो वैलिड है, जो वैलिड है वो रिलायबल भी। ठीक है, तो याद रखना, जहां जो चीज वैलिड है तो रिलायबल भी होगी, जो चीज वैलिड नहीं है तो इसका मतलब है कि वो रिलायबल हो या ना हो। हाँ, एक चीज और आगे, कोई चीज रिलायबल नहीं है तो इसका मतलब वो रिलायबल और वैलिड दोनों है। ठीक है, क्योंकि बिना रिलायबिलिटी की वैलिडिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो याद रखना बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो कोई चीज रिलायबल हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो वैलिड हो। कोई चीज अगर रिलायबल नहीं है तो वैलिड भी नहीं होगी, यानी वैलिड होने के लिए रिलायबिलिटी का होना इसेंशियल है, लेकिन रिलायबिलिटी होने के लिए वैलिडिटी का होना इसेंशियल नहीं। तो ये सारी चीजें जो है मानक संदर्भित जो परीक्षण होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं, उनके निर्माण में ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो जो परीक्षण होते हैं उनकी लाइबिलिटी, उनकी वैलिडिटी, ये सब चेक की जाती है। आपने कभी देखा होगा योग में या विज्ञान में आपने किया होगा परीक्षण, तो उसमें परीक्षण की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी लिखी है। इसीलिए वो परीक्षण जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन यही आ जाता है केवल कि किसी परीक्षण की गुड क्वालिटी क्या है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन लिखे हैं और एक स्टैंडर्डाइज लिखा, तो स्टैंडर्डाइज ही क्लिक करने में अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाती। अब आते हैं कुछ फैक्टर हैं जो टीचिंग लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो आपको याद रखना है। तो फैक्टर को जो है वो 4 भागों यानी 4 फैक्टर में डिवाइड किया गया है। अब देखिए आप किसी किताब में देखेंगे तो मुझे नहीं पता कि किसी किताब में क्या लिखा होगा, आई डोंट नो, क्योंकि किताब से मैंने ये नोट्स बनाए नहीं, मैंने आपको बता नहीं दिया कि जो इतने भी नोट्स मैंने बनाए हैं, ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं मैंने उनको पढ़ा था, उनको पढ़ करके उनके क्वेश्चन को एनालिसिस किया था, और एनालिसिस करके किस किस फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं उन फील्ड के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अपने सिलेबस ये जो पीडीएफ है इसमें डिवीजन किया और डिवीजन करके चीजों को पुट कर दिया। इसमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। आप ये मत समझना कि पीडीएफ में सर ने इतना ही लिखा है, और पीडीएफ के बाद में जो एक्सप्लेन करता हूँ लर्नर रिलेटेड छोटा सा लिखा, उस एक्सप्लेनेशन जब होता है तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो ये तो एक केवल क्या है, एक समरी है, एक कह दिया जाए एक शॉर्ट नोट है। डिटेल इसको पढ़ने से नहीं मिल सकता मात्र। डिटेल कब पढ़ेगा, जब आप चीजों को पढ़ोगे। तो चीज मैं जब बता रहा हूँ तो उसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लर्नर रिलेटेड है, सबसे पहला जो हमारा देखते हैं क्या क्या चीजें जो लर्निंग को प्रभावित करती हैं, टीचिंग लर्निंग दोनों को, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या शिक्षक और अधिगम कर्ता दोनों के माध्यम से संपन्न होती है, तो दोनों चीजें प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले नवंबर 2017 में क्वेश्चन आए थे, कई सारे क्वेश्चन देखिए आए थे, 2016 में आए थे जुलाई। तो सबसे पहला है जो अधिगम प्रक्रिया वो प्रभावित करती है, जो सीधा लर्नर से यानी अधिगमकर्ता से जुड़ी हुई चीज है। तो देखिए अगर आप सीख रहे हैं तो आपसे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, यानी सीखने वाले के लिए, कि सीखने वाले की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसके लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला क्या, प्रियोर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता का पूर्व ज्ञान, पहले का जो ज्ञान है वो प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, अगर किसी ने नेट का एग्जाम एक बार दिया है और नेट क्वालिफाई हो गया है उसका, तो जब जेआरएफ नहीं हो पाया किसी कारणवश, अब जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, तो जब जेआरएफ के लिए जाएगा तो उसको क्या है, फायदा होगा। अब जो जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उसे फायदा होगा, क्यों, क्योंकि उसने इसके पहले तैयारी कर रखी है, उसने एक तैयारी की है, उसने तैयारी करने के बाद उसे एक अनुभव है कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे एग्जाम में बैठा जाए, एग्जाम में बैठ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो उसकी एक प्रिपरेशन है। और उस प्रिपरेशन में थोड़ी सी कुछ कमी रह गई थी, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो अगली बार उसे हेल्प मिली। लेकिन कोई जो पहली बार देने जा रहा है तो उसमें क्या होगा, उसको दिक्कत होगी थोड़ी सी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो जो पहले एग्जाम देकर के आया उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा अनुभव की कमी है। ठीक है, तो अनुभव, तो
पूरा पूर्व जो अनुभव होता है हमेशा हेल्प करता है। कैसे, मैंने पता नहीं कि जैसे आप ग्रेजुएशन का कोई बच्चा ग्रेजुएशन में 3 साल जिसने बीएससी या बीए इन ऑनर्स किया है योग में, और वो पीजी में भी योग पढ़ रहा है, और उस बच्चे में, और जो सीधा बीएससी उसने किसी और सब्जेक्ट से किया है, बीए किसी और सब्जेक्ट से किया और एमएमएससी में आकर के योग ले लेता है, तो उसके उसमें अंतर होगा। या कोई डिस्टेंस मोड से एमए कर रहा है और कोई रेगुलर मोड से एमए कर रहा है, ठीक है, अब रेगुलर वाला और डिस्टेंस वाले में अंतर होगा। क्या अंतर होगा उनके नॉलेज में, क्योंकि वो एक ने क्लास में पढ़ा है अध्यापक के माध्यम से, और एक ने केवल किताब से पढ़ा, वो भी कभी कभी पढ़ा, तो दोनों में अंतर है। एक तो पूर्व ज्ञान हमेशा प्रभावित करता है। फिर है एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर। एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, किसी विशेष कार्य करने की जो क्षमता है उसे एबिलिटी कहते हैं। अब आप ही देखिए, जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी क्या गए, और जाने के बाद में क्या हुआ, भाई संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाए। तो उनमें एबिलिटी थी, कि उनमें कैपेसिटी थी, उनमें बल था कि वो उठा लाए। अगर आपको कहा जाए तो क्या होगा, आप 5 केजी का वो आटे का पैकेट नहीं ला पाओगे, थक जाओगे उसमें, ठीक है। तो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती, ठीक है, सारी खली की तरह से कोई हर जगह बलवान नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर चीज अलग अलग है, किसी के पास में सिंगिंग की अच्छी कैपेसिटी है तो कोई डांसिंग अच्छा कर लेता है, तो कोई क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, तो कोई जो है स्पोर्ट्स में किस अच्छा कर लेता है, कोई डॉक्टर है, कोई कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्चर है, हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी। तो उसी तरह से जब हम किसी चीज को लर्न कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, तो हमारी एबिलिटी होती है। तो जैसे कोई योग पढ़ रहा है, तो योग में मैंने कहा किसी की थ्योरी में एबिलिटी है, तो किसी के प्रैक्टिकल में, किसी के आसन बहुत बढ़िया लगते हैं, थ्योरी में अच्छा नहीं कर पा रहा, किसी के थ्योरी बहुत अच्छी है तो प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है, या किसी ने आसन भी लगते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक आसन नहीं लगा पा रहा है, इतना बॉडी नहीं बेंड कर रही है। किसी जो आसन अच्छे लगते हैं लेकिन कुंजल क्रिया या जो और भी चीजें होती हैं वो अच्छे से नहीं लग पाती। तो कुछ एबिलिटी होती है किसी कार्य को करने की हर किसी के अंदर, तो ये भी प्रभावित करती है। पता लगे जैसे ले लिया हमने कोई सब्जेक्ट ले लिया और उसको पता लगे स्टैट्स है, सबको नहीं आती, मैथमेटिक्स सबको नहीं आती, किस एबिलिटी होती है जिसको मैथमेटिक्स आती है उसके लिए हलवा जैसी लगती है, वो तो आसान लगता है, और जिसको नहीं आती है उसको लगता है कि वो बड़ी चीज है। तो ये अपनी अपनी एबिलिटी है, ठीक है। एबिलिटी है तो आप आसानी से सीख जाएंगे, एबिलिटी नहीं तो सीखने में दिक्कत है। ये क्या, लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो अधिगम करता है उसकी विकास की कौन सी अवस्था पे, कौन सा विकास, शारीरिक और मानसिक। अब कोई बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, और कोई 20 साल का है, तो दोनों में अंतर होगा, आप देखिए बिल्कुल क्लियर अंतर होगा, क्योंकि 10 साल के बच्चे में उसके शारीरिक और मानसिक क्षमता उसी के अनुसार विकसित हुई है, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसमें उससे मानसिक क्षमताएं विकसित होना शुरू हो जाएगी। इसमें जीन पियाजे की एक थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, पाउल जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी है, जिनमें उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 भागों में बांटा है। सेंसरी मोटर स्टेज है, ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट है, फिर फॉर्मल स्टेज है, 4 भागों में बांटा, और 4 भागों में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे हमारा मानसिक विकास होता है। बचपन में कुछ और होता है और जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे मानसिक विकास में चीजें परिवर्तित होती है, तो ये भी प्रभावित करता है, ठीक है, कि हमारी लर्निंग एक स्टेज पे, हम अगर एडल्ट हैं, हम 25-30 साल के हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस अलग होगा, हमारी मेच्योरिटी अलग होगी, हमारा नॉलेज अलग होगा। कोई यंग है बिल्कुल, 18 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा है, तो उसकी नॉलेज में लर्नर का मोटिवेशन आपको बताया था, किसी का ना वॉइस वो माइक जो है ऑन है शायद, शिवानी आपका माइक ऑन है, ठीक है। फिर देखिए लर्नर का मोटिवेशन क्या है, हमारा मोटिवेशन क्या है सीखने के लिए, वी आर मोटिवेटेड और नॉट, हम सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं, यानी हमारी जिज्ञासा है, हमारा मन है कि हम ऐसा आगे बढ़े तो हम सीख जाएंगे। हम इसलिए बैठे हैं कि मम्मी पापा कह रहे हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं, मजबूरी में कर रहे हैं, तो अलग चीज है। तो हमारा मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन ऑलवेज क्या करता है, आपको लीड करता है, वो आपको हमेशा आगे रखता है, ठीक है। ठीक है, लर्नर मेच्योरिटी लेवल वही ऊपर जो बताया था कि जो लर्नर का जो किस स्टेज में है डेवलपमेंट के, कितना मेच्योर है, मेच्योर का मतलब वो चीजों को किस रूप में समझता है, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है, पहले कैसा रहा और अभी कैसा वर्तमान में, पहले से ही वो पढ़ने में तेज था, उसके नंबर अच्छे आते थे, उसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, एकेडमिक परफॉर्मेंस। मोटिवेशनल डिस्पोजिशन जो ऊपर पहले बता चुके, फिजिकल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ कैसा है, हेल्दी है कितनी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो स्वस्थ शरीर होगा तो सीखने में अच्छा होगा। अब मतलब कि फिजिकली बीमार हैं या वीक हैं या
कोई प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात उससे मेंटल हेल्थ प्रभावित होगा, इससे स्टडी प्रभावित होती है, मानसिक स्ट्रेस में है, हमेशा ओवर थिंकिंग है, और भी कई सारी चीजें हैं, तो इससे भी स्टडी प्रभावित होती है। ठीक है, बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, लर्नर की बेसिक पोटेंशियल क्या है? बेसिक पोटेंशियल का मतलब होता है जब आप बुद्धि पढ़ा होगा किसी ने, इंटेलिजेंस की हमारी कुछ क्षमताएं होती है, सामान्य क्षमताएं, जैसे सामान्य क्षमताएं सामान्य करने का कार्य करने के लिए। तो आपने देखा कुछ लोग जल्दी किसी चीज को पकड़ लेते हैं, कोई उससे देर से कर पाता है। तो हमारी जो बेसिक पोटेंशियल होती है ये भी हमारी लर्निंग करने में सहायता होती है। पर लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, वही हमारी कितनी जिज्ञासा है, हमारा कितना उपलब्धि, कितना हम एस्पिरेशन। आपने देखा होगा भी एक वेब सीरीज भी आई है, ठीक है, तो देखिए बहुत अच्छी वेब सीरीज है, 5 एपिसोड है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रभावित करती हैं, एस्पिरेशन बिल देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो ये रेडीनेस एंड विल पावर, हम कितना तैयार है, किसी काम को हम चाहते हैं लेकिन हम तैयार नहीं। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं, मेरा पढ़ने का बहुत है, मेरा मोटिवेशन है, लेकिन अब मैं शाम को मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो अब मैं जबरदस्ती अगर पढ़ूंगा तो मैं नहीं सीख पाऊंगा। मैं चाहता हूँ लेकिन अभी मन नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में मेरा मन होगा तो मैं पढ़ूंगा। कभी कभी होता नहीं है कि आपका मन होता है, कुछ होते हैं सुबह पढ़ने वाले होते हैं, कुछ शाम को पढ़ने वाले होते हैं, तो रेडीनेस होता है कि आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। आप चाहते हैं लेकिन आप तैयार नहीं है उस समय के अनुसार, तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। तैयारी का मतलब क्या है? जो तो रेडी है कोई, तो भले मेच्योर नहीं है लेकिन रेडी है तो काम करेगा। विल पावर क्या, इच्छा शक्ति क्या, ये सब आप जानते हैं। ये कोई टीचर से रिलेटेड आते हैं। टीचर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, टीचर जो है उसका इंटरनल लोकस कितना है, यानी वो चीजों के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल होता है। देखा नहीं होता है कभी, कभी कभी शिक्षक क्या होता है कि कभी कोई कमी रह गई, विद्यार्थी पास नहीं हुआ, तो वो कहता है कि थोड़ा सा और पढ़ाया होता तो ठीक है, या ये कंटेंट सिलेबस में ये रह गया तो और अच्छा हो जाता। एक होता है टीचर कहता है अरे बच्चे पढ़ने वाले हैं ही नहीं, पढ़ते तो पास हो जाते, घूमते रहते थे दिन भर में, स्पोर्ट्स में भागीदार करते थे, कल्चर प्रोग्राम में करते थे, इनको कौन पढ़ाए, कितने लिद्दड़ बच्चे हैं। तो ऐसे में क्या है कि वो किस परिस्थितियों को किसको दोष देता है, किसको अच्छा करता है। तो ये सारी चीजें भी उस पे टीचर की इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। फिर टीचर की सेल्फ एफिकेसी क्या, टीचर को अपने आप में विश्वास क्या। कुछ टीचर होते हैं अरे डोंट वरी, सब अच्छा करोगे तुम लोग, ये टॉपिक अरे ये तुमको मैं मैटर दूंगा, तुमको मैं पढ़ा दूंगा। तो वो खुद पे कितना कॉन्फिडेंट है सब्जेक्ट को लेकर कि भाई फर्स्ट पेपर अरे कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, मैं इसको पढ़ा दूंगा, ये टॉपिक आते हैं और बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसका वो सेल्फ एफिकेसी मतलब अपने नॉलेज को लेकर, अपने आप को लेकर कितना कॉन्फिडेंट। तो हम किन पर कितना कॉन्फिडेंट, टीचर कितना कॉन्फिडेंट, ये भी मायने रखता है। अगर टीचर कॉन्फिडेंट है, टीचर के नॉलेज है, तो निश्चित रूप से उससे विद्यार्थी को फायदा होगा। टीचर खुद ही जो है वो क्या है, लो कॉन्फिडेंस पे है, उसके पास नॉलेज नहीं है, तो बच्चों को ठीक है। फेस फेल और पास का मतलब नहीं होता, मतलब होता है सेल्फ एफिकेसी और कॉन्फिडेंस का। फिर टीचर स्किल इन मैनेजिंग मॉनिटरिंग, टीचर की स्किल क्या है, मैनेज करने में, मॉनिटर करने में। क्लास क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पीछे गेम खेल रहे हैं, टीचर आया और वहां पे चला गया, बच्चों पे कोई कंट्रोल ही नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। बच्चा ला रहा है असाइनमेंट की नहीं ला रहा है, देर से आ रहा है कि पहले जा रहा है, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा, बच्चे का नुकसान। फिर क्या, टीचर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, इसके सिवा विषय का ज्ञान, जितना ज्यादा विषय का ज्ञान होगा शिक्षक को, उतना ज्यादा फायदा विद्यार्थी को होगा, उतने ज्यादा सफलता। अगर शिक्षा का ज्ञान कम है तो सीधी सी बात है क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होगी। साथ साथ सामान्य ज्ञान कितना, आप विषय का तो ज्ञान है लेकिन सामान्य ज्ञान नहीं है, तब भी दिक्कत। क्योंकि सामान्य ज्ञान जो होता है, जब विषय व्यक्ति पढ़ाता है, तो उसको अगर शिक्षक को सामान्य ज्ञान भी है तो क्या करता है कि विषय को सामान्य ज्ञान से हमेशा जोड़ के रखता है, जिससे विद्यार्थी को सीखने में सरलता। एटीट्यूड ऑफ द टीचर दैट इफेक्ट द इफेक्टिव, शिक्षक का जो है वो अभिव्यक्ति जो विद्यार्थी को प्रभावित करती है, क्या, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का बातचीत करने का तरीका, शिक्षक के इमोशंस, ये प्रभावित करते हैं विद्यार्थी को। शिक्षक गुस्से में रहता है तो विद्यार्थी भी धीरे धीरे उसे डेवलप हो जाएगा। शिक्षक प्यार से बात करता है, उनकी प्रॉब्लम में हेल्प करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, देखने का नजरिया अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, हर चीज को समस्या नहीं, हर चीज में समाधान देखता है, तो निश्चित रूप से उससे बच्चा भी प्रभावित होगा, वो ऐसा बनना चाहिए। मास्टरी सब्जेक्ट मैटर, विषय पे कितना ज्ञानी है, जो ऊपर बता चुका, कॉम्प्लेक्स बनना। ये आर्ट एंड ये आर्ट एंड स्किल ऑफ द टीचिंग, टीचिंग की क्या आर्ट, क्या स्किल है। और फिर क्या है, यानी आर्ट स्किल में कला क्या, पढ़ाने का तरीका, कितना कौशल है शिक्षक में पढ़ाने के लिए। कुछ विद्यार्थी शिक्षक होते हैं जो बहुत आसान तरीके से कंटेंट को पढ़ा देते हैं, जो देखते हैं नहीं लगता है। फिर क्या, पर्सनैलिटी क्या है, उसका ट्रेट क्या है, उसका बिहेवियर, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है, बच्चे वैसा बनना चाहते हैं। फिर क्या है, इंटरेक्शन कैसे करता है शिक्षक, ये भी मायने रखता है। ठीक है, जैसे इंटरेक्शन करेगा बच्चे उसी अनुसार अपनी चीजों को बता पाते हैं और शिक्षा को समझा पाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को?
हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये टीचर से रिलेटेड देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नहीं इतने सारे आए हैं। और लर्नर से रिलेटेड जैसे सब रेड का मतलब सब रिपीट हो चुके हैं, सब रिपीट हो चुके हैं, जो लिखा रेड मतलब कई बार रिपीट हो चुके हैं, और ब्लैक का मतलब है कि एक ही दो बार। ठीक है, कि कंटेंट रिलेटेड इन विषय वस्तु से रिलेटेड होते हैं सबसे ज्यादा, देखिए तो ही है, टीचर प्रभावित करता है और लर्नर को प्रभावित करता है। कंटेंट इतना मायने नहीं रखता। कंटेंट क्यों नहीं मायने रखता? कि अगर आपने सीखने की जिज्ञासा है तो दशरथ मांझी की तरह से आप पहाड़ भी तोड़ सकते हैं, और सीखने की जिज्ञासा नहीं है तो नदी के किनारे बैठे हुए आपके मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं आ सकता। तो अपने सीखने के ऊपर ठीक कंटेंट। ठीक है, नेचर ऑफ कंटेंट का नेचर कैसा है, यानी कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? भाई सिंपल है तो फटाफट मजे से पढ़ जाओगे, कॉम्प्लेक्स है तो भैया हो गया, अब रहने दो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट क्या? सिलेक्शन भी कंटेंट मायने रखता है। कंटेंट तो मैंने है, इस सिलेक्शन आपने कैसे किया? अब आप सॉल्व करने जा रहे थे पेपर, फर्स्ट पेपर, और आपने सबसे पहले डीआई उठा लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन उठा लिया, पता लगा कि आपको स्टैट्स भी कमजोर है और आप डीआई करने जा रहे हो, तो आप थोड़े दिन कहोगे यार रहने दो भैया हो गया, आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप फर्स्ट पेपर उठाए और फर्स्ट पेपर के बाद में जो आपका इंटरेस्टिंग था, पता चला आपका रिसर्च बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है, या आपका इन्वायरमेंट इंटरेस्टिंग है, या आपका टीचिंग इंटरेस्टिंग है, आपने वो पढ़ना शुरू किया, तो बोल रहे वाह ये तो बहुत अच्छा पेपर है, मैं थोड़े से तैयारी करूँ। तो सिलेक्शन भी होता है। सिलेक्शन में क्या करना चाहिए हमेशा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सरल पढ़ो, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, ताकि आपको सीखने में कठिनाई महसूस न हो। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। अब पता लगे आप सरल से कठिन तरफ जा रहे हैं लेकिन उल्टा सीधा तरीके से डिसऑर्गेनाइज है, तब भी सीखने में दिक्कत होती है। तो हमेशा कंटेंट को पढ़ा जाता है, उससे नहीं है, सिस्टमेटिक नोट्स होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस रिलेटेड है, प्रक्रिया कैसे चल रही है। देखिए कंटेंट भी ठीक है, टीचर भी ठीक है, लर्नर भी ठीक है, लेकिन प्रोसेस नहीं सही चली। जैसे मेथडोलॉजी, मेथड, इंस्ट्रक्शन, वैरायटीज की बिहेवियर इन इफेक्टिव, ये क्वेश्चन आया था। देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन में वैरायटी लेकर आना चाहिए हमेशा, जिससे क्या है छात्र की बिहेवियर इन इफेक्टिव, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। जैसे कभी आप पीपीटी से पढ़ाइए, कभी आप लेक्चर लीजिए, कभी स्टोरी सुना के पढ़ाइए, कभी डेमो दीजिए, कभी बाहर फील्ड में दीजिए, तो बच्चे में वैरायटी रहेगी। जितना ज्यादा वैरायटी रहेगी उतना ज्यादा बच्चा सीख पाएगा। अब रोज पीपीटी से पढ़ा दिया, रोज लेक्चर ही लिए जा रहे हैं, तो भाई दिक्कत है। या मेथड ऐसा सिलेक्शन कर लिया, अब वही है कि प्रैक्टिकल क्लास पढ़ानी हो, टीचर आ गया कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है भाई आज सूर्य नमस्कार करेंगे, तो क्या करना है, एक बच्चा बीच से आ गया, ठीक है तुम सूर्य नमस्कार कराओ, और वो बैठे बैठे कुर्सी से बता, तो क्या होगा, इससे बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही से नहीं सीख पाएंगे। जब टीचर डेमो देगा तो बच्चे उस सही तरीके से क्या प्लस है क्या माइनस है, विद्यार्थी दे रहा है तो वो समझेगा कि भाई हमारे में से 20 सही हुई, तो ये भी मायने रखता है। या थ्योरी से बता दिया कि आसन होते हैं, बासन होते हैं, इनको ऐसे लगाया था, ठीक कर लेना चाह करके, तो क्या है, इससे कोई फायदा नहीं। इन्वायरमेंट है, क्लासरूम एक्टिविटी दैट इनकरेज, इन्वायरमेंट कैसा है क्लास का, कहीं कहीं क्लास में जाओ तो बैठ के पढ़ने का मन करता है, अरे वाह बहुत बढ़िया बनी क्लासरूम, बढ़िया बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, रूम में सफाई है, वो बैनर लगे हुए हैं, और जो है इन्वायरमेंट अच्छा है, तो बैठ कर पढ़ने का मन करता है। कहीं क्लास चले जाओ तो लगता है कि थोड़ी देर अगर बैठ जाओ तो हो जाएगा, बाहर भागना पड़ता है, क्यों, इन्वायरमेंट नहीं। तो देखिए यहाँ का इन्वायरमेंट आपने सुना होगा, अगर यहाँ पढ़ाई नहीं होती है तो वहाँ बच्चा नहीं पढ़ पाता, और जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ नहीं चाहते भी पढ़ता है, ये भी मायने रखता है। फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, फीडबैक जरूरी होता है कि जरूरी है, जैसे आपने कोई काम किया, आप तैयारी अपने फर्स्ट यूनिट तैयार करते और आपको फीडबैक नहीं दिया गया कि ये यूनिट आपकी तैयार हुई है, कितना ज्यादा तैयार हुई है, कितनी कम तैयार हुई है, आपने वास्तव में कितना सीखा है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फीडबैक इसेंशियल होता है। फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, जैसे ये यूनिट तैयार की है वैसे दूसरी यूनिट तैयार कर डालोगे, वैसे तीसरी कर डालोगे, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वास्तव में कमियां कहाँ रह जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा फीडबैक जरूरी होता है। फीडबैक जरूरी होगा, मिलेगा तो क्या होगा कि जो अगली बार गलतियां की हैं वो अगली बार नहीं करोगे, अगली बार सुधार करोगे। फिर है री इन्फोर्समेंट। फीडबैक का क्या, फीडबैक मतलब जो आपने काम किया है वो कितना सही है कितना गलत है, इस सही बताना फीडबैक। री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बल देना। पुनर्बल का मतलब होता है कि आपने अच्छा किया है तो आपको उसके लिए बधाइयां मिल रही हैं, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, आपको बधाइयां दी। तो रिइंफोर्स करना बच्चे को कि उसमें उसने अच्छा काम किया, तो उसको आगे और मोटिवेट करना जिससे वो और अच्छा करे। तो रिइंफोर्समेंट, देखिए रिइंफोर्समेंट और फीडबैक दोनों के लिए जरूरी होता है, शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए। ये नहीं समझना चाहिए कि विद्यार्थी को ही रिइंफोर्समेंट और फीडबैक की जरूरत है, नो,
शिक्षक को भी उतनी ही जरूरत होती है, ताकि वो अगला लेसन पढ़ाए तो उसमें वो सुधार कर सके जो कमियां रह गई हों। अगर वो अच्छा पढ़ा तो उसे मोटिवेशन मिले, रेनफोर्स मिले, ताकि वो और मोटिवेट होकर के ज्यादा से ज्यादा पढ़ाए। अगर मोटिवेशन और रेनफोर्समेंट न शिक्षक को मिलेगा न विद्यार्थी को मिलेगा तो क्या होगा, पढ़ने में ना ही रुचि रह जाएगी और ना ही वो आगे बढ़ पाएगा। तो वो दोनों के लिए एसेंशियल होता है। फिर है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा करत अभ्यास से जड़मति होती सुधार, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे करेंगे उससे ज्यादा होगा। फिर है मोस्ट पावरफुल फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग एजुकेशनल सिस्टम है आज के समय का। आज क्यों अच्छे यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता है कोई, इसलिए पढ़ना चाहता है कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही है, वहाँ वहाँ का मैनेजमेंट सही है, वहाँ क्लासेस होती हैं, वहाँ टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, वहाँ का सिलेबस अच्छा है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, तो बच्चा पढ़ने जाता है। अब पता लगा ऐसी जगह पढ़ने चला गया, वहाँ टीचर पढ़ाने वाला है नहीं, सिलेबस का कुछ आता पता नहीं है, लोग भूख रहे हैं, तो इन्वायरमेंट ही नहीं है तो भी पढ़ा। तो एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कहा जाए या चाहे वो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम कहा जाए, कि सरकार का ही सिस्टम है आ रखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कब पढ़ाई होगी, कब एग्जाम होगा, कब छुट्टी होगी, कुछ क्लियर नहीं है, तो ये भी दिक्कत है। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय स्टूडेंट इन द क्लासरूम आर। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लासरूम कम्युनिकेशन जैसे जुड़ा हुआ है कि ऐसे एक आंतरिक और बाह्य, ऐसे कौन आंतरिक और बाह्य तत्व है जो मैसेज रिसेप्शन पे यानी संदेश प्राप्त करने को प्रभावित करता है बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को क्लास के दौरान कुछ ऐसे कौन से आंतरिक और बाह्य तत्व हैं जो विद्यार्थी को संदेश प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो क्या है, नॉइज, शोर। देखिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लास के बाहर से आवाज आ रही है तब भी आपको दिक्कत है, और क्लास के अंदर भी आवाज आ रही है, यानी कोई बच्चा खिटपिट खिटपिट कर रहा है कुछ भी, तब भी दिक्कत है। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये कुछ चीजें थी, इसके वो आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो क्या है, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज सेव्ड इन क्लासरूम। ये भी था, भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। किसने कहा था, कोठारी कमीशन ने कहा था। DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुआ था, ये कोठारी कमीशन कहते हैं। जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, 1976 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई गई। उन्होंने सजेशन दिया कि भाई शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो है सॉरी भारत में एक विविधता बनी रहे। राइट टू एजुकेशन का बारे आपको मालूम है, ऊपर भी बताया गया था। जुलाई में, तो ये अगस्त लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको अगस्त जाएगा, कहीं जुलाई में जाएगा, तो जुलाई 2009 में आया था और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। देखिए कानून बनना और प्रभावी होने में अंतर है। कानून बन गया, पास हो गया, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगी है, राष्ट्रपति ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक वो प्रभावी नहीं माना जाता। जिस दिन वो एक्सेप्ट करता है, ऑर्डर जारी कर देता है, उस दिन वो प्रभावी माना जाता है। फिर क्या है, ये जनरेशन का काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने क्या बना रखा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमेटी बना रखी है, जिसका काम है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की कंटेंट डेवलप करे। क्लास क्या है, CLASS क्या है, इसका फुल क्या होता है पूछा गया था। कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल का फुल फॉर्म है। फर्स्ट टीचिंग मशीन किसने बनाई थी, सिडनी एल प्रेस्पेन बनाई थी। टीचिंग मशीन क्या, एक ऐसी मशीन डेवलप की गई जैसे कंप्यूटर होता नहीं है, वैसे से मशीन बना दी गई और कोई शिक्षक नहीं रखा गया। ये सोचा गया, उन्होंने एक्चुअली क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर शिक्षक न रखे जाएं, अगर कंप्यूटर को या मशीनों को पढ़ाकर काम दे दिया जाए तो क्या। एक्सपेरिमेंट किया, एक मशीन बनाई कंप्यूटर की तरह से। मशीन में क्या होती थी, जो आप पाठ पढ़ाने जैसे विद्यार्थी बैठता था उसके सामने वो लेसन उसके दिन में खुल के आ जाता था। मशीन के माध्यम से विद्यार्थी पाठ पढ़ा, चाहे वो बोल बोल के पढ़ ले उससे, चाहे मशीन बोल के पढ़ा दे जिससे पढ़ा। उसके बाद क्या होता था, मशीन पढ़ा देगी, उसका इवेल्युएशन होता, क्वेश्चन फीड होते थे, क्वेश्चन का जवाब विद्यार्थी को देना। जैसे ही विद्यार्थी क्वेश्चन का जवाब देता था, अगर सारे प्रश्न का उत्तर सही हुआ तो दूसरा लेसन खुल के आ जाता था। अगर प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो क्या होता था, लेसन दोबारा नहीं खुलता था, पहले वाला ही लेसन होता था। यानी एक तरह से कहा जाए जैसे गेम खेलते हैं कि पहली स्टेज पे हैं आप, और पहली स्टेज आपने अच्छे से क्रॉस करी तभी सेकंड स्टेज पे जाएंगे, पहली स्टेज क्रॉस नहीं करेंगे तो आप सेकंड स्टेज पे नहीं जाएंगे। तो ये क्रम था। तो ये पहले इस पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग जो है किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। इस पे कभी समय होगा बताएंगे। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग क्या है, ये BF स्किनर ने दी थी। ये लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आया था कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ये आपको पता करना है लास्ट में। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो किस कमीशन ने कहा। कई सारे कमीशन बने हैं, तो आप नेट पे डालो कि लर्निंग विदाउट बर्डन, आपको पता चलता
था, ठीक है। तो ये बाकी नीचे का जो है पढ़ा ही चुके हैं, ऊपर आपको ये ऊपर भी पढ़ा चुके हैं कि सारा कंटेंट, तो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड, कोई प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। और जो बाकी है